नमस्कार, साईं कृपा चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पर कि किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कैसे देखते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस देखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी का। जब तक आप कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखेंगे तब तक जो है कि आप उस कंपनी के बारे में पूरा एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में ही हमें ये पता लगता है कि कंपनी का कितना सेल आ रहा है, कंपनी की प्रॉफिट कितनी है। ये सब दोस्तों हम सीखेंगे कैसे किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। और ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है। तो दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं ग्रो के एप्लीकेशन पर। वहाँ दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे देखते हैं। तो चलिए चलते हैं ग्रो ऐप पर। तो दोस्तों, ग्रो ऐप पर हम आ गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम जो है सर्च बार में दोस्तों एक कंपनी को सर्च कर लेते हैं। एक कंपनी है KPIT टेक्नोलॉजी। हम ऐसे रेंडम इस कंपनी को ले रहे हैं आपको दिखाने के लिए। इसी कंपनी के जो है कि प्रयोग करके मैं आपको सिखाऊंगा किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कैसे देखते हैं। तो चलिए KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों, आपको हमने बताया है कि आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद फाइनेंशियल में आपको नीचे जो है यहाँ पे सी डिटेल पर जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ सी डिटेल पर जाएंगे, इसको ओके करेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए इस पर हम बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आता है रेवेन्यू, ठीक है। दोस्तों, रेवेन्यू क्या होता है? तो दोस्तों, रेवेन्यू का मतलब होता है सेल। कंपनी की टोटल सेल कितनी हुई, ठीक है। कंपनी की सेल कितनी हुई मतलब कि अगर कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उस कंपनी का उस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई, कितनी वो कंपनी जो है कि उस सेल करके कितनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, मतलब कितनी आय जनरेट कर रही है। तो दोस्तों, इसमें भी कई तरह के रेवेन्यू होते हैं। तो चलिए इनको जब हम इस प्लस पे टैप करेंगे तब हमें पता लगेगा। तो दोस्तों, इस पे हम टैप करते हैं तो यहाँ पे हमें दो तरह का रेवेन्यू देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। दोस्तों, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है, मतलब अगर कोई कंपनी अगर शूज बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, तो उस कंपनी के शूज बनाने से मतलब कि जो उसके सेल करने से कितना पैसा, कितना अर्निंग उसको हो रही है, ठीक है दोस्तों, कितनी अर्निंग हो रही है, उसी को हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मतलब जो कंपनी का कोर बिजनेस है उससे कंपनी को कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना कंपनी की सेल आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो है देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी कंपनी का रेवेन्यू जितना ज़्यादा होगा, कंपनी की सेल जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही वो उस कंपनी के लिए अच्छा होगा, उसको अच्छा प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो दोस्तों, और दूसरा क्या होता है? दूसरा दोस्तों अदर रेवेन्यू। दोस्तों, अदर रेवेन्यू क्या होता है? तो दोस्तों, अदर रेवेन्यू क्या होता है? अदर रेवेन्यू का मतलब ये हो गया दोस्तों, जैसे किसी भी कंपनी के पास, ठीक है, उसके पास बहुत सारे ऑफिसेस होंगे, बहुत सारे लैंड होंगे, उसके पास बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर मान लो कंपनी ने कोई एक ऑफिस को बेच दिया, सेल कर दिया, तो उससे जो भी उनका पैसा आएगा उसको दोस्तों वो अदर रेवेन्यू में रखते हैं। उसको किस में रखते हैं? अदर रेवेन्यू में। क्यों? क्योंकि उनके वो ऑपरेशंस नहीं आया, जो उनका मेन बिजनेस है उससे वो पैसा नहीं आ रहा है, वो पैसा किसी और जगह से आया है। तो इसीलिए दोस्तों वो उसको जो है अदर रेवेन्यू में रखा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप जो है
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर रेवेन्यू समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। तब दोस्तों आगे हम बात करेंगे एक्सपेंसेस पे। ठीक है दोस्तों, ये एक्सपेंसेस भी बहुत जो है किसी कंपनी के लिए बहुत मायने रखती है। ठीक है, एक्सपेंसेस का मतलब दोस्तों क्या होता है? एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्च। कोई भी कंपनी अपने मतलब जो अपने ऑपरेशन में कितना पैसे खर्च करती है। ठीक है, आपको पता है कि अगर कोई भी कंपनी चला रहा है तो वहाँ बहुत सारे खर्चे होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप कितना भी सेल कर लो, ठीक है, आप कितना भी रेवेन्यू जनरेट कर लो, अगर आप अपने खर्चों पे कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये भी चीज़ हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी कंपनी का एक्सपेंसेस हर साल ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। मतलब या तो बराबर रहे या थोड़ा बहुत माइनर होता रहे। अगर दोस्तों कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो उसका नेट प्रॉफिट कम हो जाती है। तो ये बहुत देखने वाली इंटरेस्टेड बात हो जाती है कि हमें जो है एक्सपेंसेस को कैसे देखना चाहिए। तो दोस्तों एक्सपेंसेस में भी कई तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। जब इसको आप प्लस पे टैप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे दो एक्सपेंसेस खुल के आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कंपनी के पास यहाँ दो एक्सपेंसेस होते हैं। पहला है सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्या होता है? सेलिंग का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको मार्केट में उसको बेचना भी है। सिर्फ बनाने से तो काम नहीं चलेगा, आपको उसको बेचना है। उसके लिए आपको मैन पावर चाहिए, बेचने के लिए एक मैनेजमेंट चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारी जो है कि उसमें खर्चे आते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लगते हैं। कंपनी को जो उसमें मैनेजमेंट होते हैं, कंपनी के पास जो है कि बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। अगर उस मटेरियल को कहीं दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट से ले जाना है तो उसमें भी खर्चे आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सब आता है सेलिंग जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में। ठीक है, तो चलिए मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आल्सो नोन एज सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है, इसको SG&A भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दे आर इंक्लूडेड, यहाँ आप देख सकते हैं दे आर इंक्लूडेड रेंट एंड यूटिलिटीज, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स एंड अकाउंटिंग, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या आ जाता है? इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? जैसे रेंट हो गया, यूटिलिटीज हो गया। यूटिलिटीज क्या होती है दोस्तों? यूटिलिटीज मतलब किसी कंपनी की जो उसके बिजली का खर्च हो गया, उसके पानी का खर्च हो गया। ठीक है, जो उस ऑपरेशंस को चलाने में जो यूटिलिटीज लगती है। ठीक है, मार्केटिंग का खर्च हो गया, एडवर्टाइजिंग का खर्च हो गया, सेल्स हो गया, अकाउंटिंग हो गई। अब अकाउंटिंग क्या होता है? उस कंपनी को कोई तो ऐसी बैंक होगी या कोई ऐसा संस्था होगा जो उसके अकाउंटिंग का काम देखता होगा, तो दोस्तों वो भी खर्च होता है। मैनेजमेंट का खर्च है, उसके बाद जो है सैलरीज हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें जो होती हैं वो एक्सपेंसेस में आ जाती हैं। इस सब चीज़ों पे कंपनी को खर्च करना ही करना है, इस पे वो कम नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप जो है SG&A समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब हमारा दूसरा एक्सपेंसेस क्या है वो देख लेते हैं। हमारा दूसरा एक्सपेंसेस क्या है दोस्तों? दूसरा एक्सपेंसेस है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मतलब कि उस ऑपरेटिंग में क्या क्या एक्सपेंसेस लगते हैं, क्या क्या खर्चे लगते हैं। चलिए वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के। ठीक है, जैसे दोस्तों इसमें क्या हो गया? अकाउंटिंग एक्सपेंडिचर हो गया, इंश्योरेंस कॉस्ट हो गई, लीगल फीस हो गई। ठीक है, ऑफिस सप्लाईज हो गए, प्रॉपर्टीज टैक्स हो गए, रेंट कॉस्ट फॉर नॉन प्रोडक्शन फैसिलिटीज, रिपेयर कॉस्ट फॉर नॉन प्रोडक्शन फैसिलिटीज और यूटिलिटी कॉस्ट।
ठीक है दोस्तों, ये जो होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप जो है एक्सपेंसेस समझ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं ईबिटडा पर। ठीक है, ईबिटडा क्या होता है दोस्तों? ईबिटडा, तो दोस्तों ईबिटडा का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशंस अमोर्टाइजेशंस। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों चार चीज़ें हैं। इसमें चार चीज़ें हैं। चार चीज़ें कौन सी हैं इसमें दोस्तों? एक इंटरेस्ट है, दूसरा टैक्स है, तीसरा डिप्रिसिएशन है और चौथा अमोर्टाइजेशन है। तो दोस्तों आपने सेल किया, सेल में से एक्सपेंसेस निकाल दिया, जो भी खर्चे हैं निकालने के बाद अब बारी आ जाती है टैक्स की। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है एक टैक्स लगाया जाता है जो होता है डिप्रिसिएशन टैक्स। ठीक है, और अमोर्टाइजेशन। अब ये डिप्रिसिएशन क्या होता है दोस्तों? डिप्रिसिएशंस का मतलब ये हो गया कि अगर आपने अपने प्लांट में, अपने कंपनी में कोई मशीन तो लगाई होगी, बिना मशीन लगाए हुए तो आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो दोस्तों जो मशीनरी लगी होती है, जो इक्विपमेंट लगे होते हैं, तो उनकी भी एक लाइफ होती है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि कोई मशीनरी कंपनी ने लगाई है, उसकी लाइफ है 10 साल की। ठीक है, और उस मशीन की टोटल जो कॉस्ट है वो 20 लाख की है। ठीक है, तो दोस्तों 10 साल बाद जो है उस कंपनी में जो मशीन है उसकी वैल्यू तो हर साल घटती जाएगी, क्योंकि उसकी सिर्फ लाइफ 10 साल की है। ठीक है, तो दोस्तों तो उसमें से क्या किया जाएगा कि हर साल उसमें से 2 लाख रुपए डिप्रिसिएशन निकाला जाएगा। ठीक है, उसमें से 2 लाख हर साल जो है डिप्रिसिएशन निकाला जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि 10 साल बाद जब वो मशीन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उसके बाद फिर कंपनी उसी पैसे से जो है अपना नया मशीन लगा सकेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब आप समझ गए होंगे। डिप्रिसिएशन वो चीज़ हो गया जो कि किसी भी मशीन के जो उसकी जो ऐसे आम भाषा में समझ लो, जो उसके घिसती है, मतलब मशीन चलती है तो उसकी वैल्यू दिन पर दिन कम होती जाती है। ठीक है, तो वही होता है डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन जो है कि कंपनी के रेवेन्यू से जो उनकी आय होती है, जो उसमें से उसको माइनस किया जाता है। और दोस्तों दूसरा होता है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन दोस्तों क्या होता है? ये दोस्तों वो चीज़ होता है जैसे आपने कोई कर्ज ले रखा है, कोई डेप्ट ले रखा है, और उस पर आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ जो है इसमें से माइनस कर दी जाती है। तो दोस्तों इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप किसी भी कंपनी का डेट देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि डेट अगर आप लिए हो तो आपको कर्ज भी, आप अगर कर्ज लिए हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि उसके बाद जो है ईबिटडा क्या होता है। तो दोस्तों ये ईबिटडा का मेन मकसद होता है, अगर हम जब किसी कंपनी का जब कंपैरिजन करते हैं तो ये वहाँ पे काम आता है। ठीक है, तो दोस्तों अब आपने ये टैक्स निकालने के बाद, उसके बाद दोस्तों एक अगला आता है। तो दोस्तों हमारा अगला क्या आता है? अगला आता है ईबिट। ईबिट का मतलब क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। अभी जो दोस्तों आप ये देख रहे हो, जो यहाँ पे आपको 72 करोड़ जो दिख रहा है, अभी इसमें से क्या निकाला जाएगा? अभी इसमें से इंटरेस्ट और टैक्स निकाला जाएगा। ठीक है, अभी जो ये रेशियो आया है इसमें से इंटरेस्ट और टैक्स निकाला जाएगा, जो कंपनी को बहुत सारे टैक्स वगैरह पे करने पड़ते हैं। तो ये जो अर्निंग है इसमें अभी इंटरेस्ट और टैक्स निकाला जाएगा। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद फिर आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी क्या आता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये टैक्स कौन सा है? जो सरकार को देते हैं, बहुत सारे जो टैक्स होते हैं सरकार को जो टैक्स देते हैं, वो टैक्स निकाला जाएगा। इसको पीबीटी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद जो आता है वो आता है नेट प्रॉफिट। हमें क्या देखना होता है? हमारा जो है कि मेन देखने का क्या होता है? नेट प्रॉफिट। ठीक है, कि कंपनी जो है
नेट प्रॉफिट कितना कमा रही है। ठीक है दोस्तों, अब ये सारा कुछ निकालने के बाद आपने एक्सपेंसेस निकाल दिए, कंपनी के खर्चे निकाल दिए, ईबिटडा निकाल दिया, ईबिट निकाल दिया, उसके बाद सारे टैक्स निकाल दिए, उसके बाद जो आता है दोस्तों वो आता है अपना नेट प्रॉफिट। और हमारे लिए, हम इन्वेस्टर के लिए यही चीज़ देखना ज़रूरी होता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। अगर दोस्तों कंपनी एक्सपेंसेस ज़्यादा करेगी, खर्चे ज़्यादा करेगी, तो उसका जो है नेट प्रॉफिट कम आएगा। तो इसीलिए आप जब भी किसी भी कंपनी का जो है कि प्रॉफिट एंड लॉस देखें, अगर आप किसी भी कंपनी से कंपैरिजन करें तो दोस्तों ये आप ज़रूर देखें कि कौन सी कंपनी का खर्चा कितना कम है और कौन सी कंपनी का खर्चा ज़्यादा है। क्योंकि दोस्तों आप कितनी भी कमाई कर लो, अगर आप जो है अपने खर्चों पे कंट्रोल नहीं रखोगे तो आपका नेट प्रॉफिट नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम आगे बात करेंगे कुछ फाइनेंशियल रेशियो के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों फाइनेंशियल रेशियो क्या होते हैं? फाइनेंशियल रेशियो दोस्तों ये जो होते हैं एक परसेंटेज में डाटा दिया होता है कि कंपनी का कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो हमें परसेंटेज में दिया होता है रेशियो। ये ज़रूरी क्यों होता है दोस्तों? ये ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि जब हम कई कंपनियों का कंपैरिजन करते हैं, कई कंपनियों को देखते हैं, तो उसमें उनका रेशियो देखना हमें बहुत ज़रूरी होता है कि इस कंपनी का इतना ओपीएम है, इस कंपनी का इतना ओपीएम है। ठीक है, तो हमें वहाँ से पता लगता है कि कौन सी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, कौन सी कंपनी ज़्यादा पैसे कमा रही है। तो उस कंपनी को हम जो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए हमें आसान सा रास्ता मिल जाता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको मैं और बता देना चाहता हूँ कि आप जब भी कंपैरिजन करिए तो उनके सेम सेक्टर से करिए, ना कि आप अलग अलग सेक्टर से करिए। मेरा कहने का मतलब है अगर कोई आप आईटी कंपनी का जो है कि रेशियो देख रहे हो तो आप उनके उसी सेक्टर, ठीक है, उसी सेक्टर से आप उसको देखिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है एक कंपनी जो पेंट बनाती है आप उसका तुलना जो है आप एक आईटी कंपनी से कर रहे हो, तो दोस्तों ये आपको रेशियो सही नहीं मिलेगा। आपको सेम सेक्टर से ही तुलना करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जान लेते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, कि दोस्तों उनके ऑपरेशन से कितना परसेंट उनको जो है कि बचत हो रही है, कितनी उनकी मार्जिन आ रही है। ठीक है दोस्तों, ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये निकालने का फार्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल, ठीक है, इनटू 100। आप जब ये निकालेंगे तो दोस्तों आपको जो है ओपीएम निकल के आ जाएगा। दोस्तों किसी भी कंपनी का ओपीएम या तो स्टेबिलिश रहना चाहिए या तो धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन आए। ठीक है, जैसे इस कंपनी का अगर हम ओपीएम देखते हैं तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितनी मतलब कि हमेशा इंक्रीज हो रहा है और बहुत ज़्यादा जो है कि इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको नहीं दिख रही है। देखिए एकदम मतलब एकदम स्टेबिलिश है। ठीक है, तो आपका किसी भी कंपनी को आप कंपैरिजन कर रहे हैं या उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ओपीएम देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला आता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है दोस्तों? इसका फार्मूला होता है नेट इनकम डिवाइड बाय सेल इनटू 100। ठीक है, तो दोस्तों आप कंफ्यूज्ड एक बार ज़रूर होंगे कि मैंने ऊपर वाला जो ओपीएम है उसमें मैंने बोला ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इसमें मैंने बोला नेट इनकम। ठीक है, तो दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या होता है? उसमें होता है पीबीटी। ये जो होता है आप यहाँ देख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था पीबीटी। ये पीबीटी में नेट्स जो है कि रेवेन्यू का या सेल का डिवाइड किया जाता है। लेकिन जब नेट मार्जिन जो होती है, जब नेट मार्जिन निकालते हैं तो उसमें दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट में रेवेन्यू का डिवाइड किया जाता है। ठीक है, क्योंकि सारा टैक्स वैक्स निकालने के बाद जो नेट हमारी प्रॉफिट होती है उससे हमें ये पता लगता है कि कंपनी का नेट मार्जिन जो है कितना है। जैसे अगर कोई कंपनी
कोई कंपनी अगर 100 रुपये कमा रही है, ठीक है दोस्तों, कोई कंपनी 100 रुपये कमा रही है, ठीक है, और 100 रुपये कोई कंपनी कमा रही है और उसकी सारे खर्चे निकालने के बाद, सारे खर्चे निकालने के बाद, तो दोस्तों सारे खर्चे निकालने के बाद कंपनी के पास जो है कि 100 रुपया बचता है, ठीक है। तो दोस्तों और कंपनी का रेवेन्यू, ठीक है, कंपनी का रेवेन्यू मान लेते हैं 1000 का, मतलब कंपनी की सेल जो हो रही है वो 1000 की हो रही है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 100 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा दोस्तों, 10 बचेगा, मतलब कि 10% इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 10%। तो कंपनी का जो है नेट मार्जिन कितनी हो जाएगी, 10%, ठीक है। तो नेट मार्जिन से आपको ये पता लगता है। और दोस्तों अगला आता है ईपीएस, ठीक है, अर्निंग पर शेयर। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कंपनी एक शेयर पर कितना अर्न कर रही है, ठीक है। इससे हमें ये पता लगता है कि कंपनी जो है एक शेयर पर कितना अर्न कर रही है, ये होता है ईपीएस। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप जो है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस देखना सीख गए होंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको वैल्यूएबल लगी हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना दोस्तों, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।